Good morning, good afternoon, all of you. मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या होता है। में आप देखेंगे एक वर्ड दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जो लीनियर मोमेंटम होता है, किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेन होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, कोई भी बॉडी कितना मोशन कर सकती है, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका P और एम वी है, अगर हम V को इसके डिवाइड में लेके आते तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ P एम बचेगा। तो P यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, इसको अगर आप हटाते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 1/V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। मतलब कि मास और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं इसको मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो मोमेंटम होता है यहाँ पे दो वर्ड्स कंटेन होते हैं, एक होता है मास और एक होता है वेलोसिटी। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को उठा के चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वहां पे कम हो जाती है। लेकिन अगर वो लेकिन अगर वो बहुत ही हल्के या लाइट ऑब्जेक्ट को उठा के चलता है तो आप देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, मतलब कि वो ज्यादा स्पीड से चल सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मास को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है, या मास को कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस तरह से। ये तो था आपका मोमेंटम का डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिस्टम पे फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी वहां पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो कि एम मास का होगा और वी वेलोसिटी से वो चल रहा है कहीं पे, और उसका मोमेंटम यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं P इक्वल टू एम वी, और न्यूटन ने के लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब कि मोमेंटम और फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस कंडीशन में हम फोर्स और मोमेंटम दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका मोमेंटम हो गया, पी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और डेल अपॉन डेल टी जो लगा है वो इसलिए लगाया गया है ताकि वहां पे जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मोमेंटम भी उसका इंक्रीज होता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, व्हेन नो फोर्स इज प्रेजेंट, अगर वहां पे फोर्स नहीं होगा तब क्या होगा? अगर आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो डेल पी अपॉन डेल टी भी जीरो के इक्वल हो जाता है, और इस कंडीशन पे जो पी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाती है। तो इसी को यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में बताया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे स्टेट करने के लिए कहा गया है और ये प्रूफ करना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो दो पार्टिकल के बीच का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, अभी तक इसके पहले जो हमने देखा वो वन पार्टिकल के लिए था, अब यहाँ पे टू पार्टिकल के लिए देखना है। तो जैसे कि स्टेटमेंट में बताया गया था पहले भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो वहाँ पे मोमेंटम भी जीरो होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे दो पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक थ्री डायमेंशन बनाया हुआ है, यहाँ पे दो पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो टी होगी और यहाँ पे एफ फोर्स लगता है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा आपका F21। ठीक है, वन पार्टिकल पे लग रहा है सेकंड पार्टिकल के थ्रू, और सेकंड पार्टिकल के लिए फोर्स हो जाएगा F12, मतलब कि सेकंड पार्टिकल पे लगता है फर्स्ट पार्टिकल के थ्रू। अब मोमेंटम की बारी आती है, तो मोमेंटम इसके लिए लेंगे हम P1 और इसके लिए लेंगे हम P2। ठीक है, और न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और ये इसका फोर्स हो गया। तो डेल P1 अपॉन डेल टी के लिए F12 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और डेल P2 अपॉन डेल टी के लिए F21 के फॉर्म में आता है। अब लगाएंगे यहाँ पे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है, द एक्शन इज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर F21 की वैल्यू जो है वो F21 की वैल्यू F12 की वैल्यू की इक्वल भी होगी और अपोजिट भी होगी, क्योंकि अगर ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी पर फोर्स लगाता है तो ऑब्वियसली बी ऑब्जेक्ट भी ए पर फोर्स लगाएगा, बिकॉज हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। F21 और F12 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर जो माइनस का टर्म है इक्वल के उस साइड ले जा करके प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आपका सिर्फ जीरो बचेगा। ठीक है, इसका मतलब डेल P1 प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आती है, और अगर वो जीरो के इक्वल आती है मतलब कि वो कांस्टेंट वैल्यू है और वहां का जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम में पूछ जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पाथ पे या सेंटर एरिया में घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, ये आपका जिस तरह से आप देखेंगे कि ये जो अर्थ है वो सन की चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, और वो जो अर्थ है वो सन की तरफ ही घूमता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जो कि उन दोनों को एक दूसरे में अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप के फोर्स को यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ रिवॉल्व होता है या घूमता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पाथ पे हो करके सेंटर से बाहर की तरफ जाने के लिए ट्राई करता है तो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्रॉ दिया है कि एक ऑब्जर्वर है जो टेबल पे खड़ा है और यहाँ पे ड्रॉ देखिए, एक पर्सन है, अगर वो बाहर की तरफ से देखेगा, मतलब कि इस टेबल से बाहर की तरफ देखेगा तो उसको ये लगेगा कि टेबल जो है वो राउंड राउंड घूम रही है। लेकिन जैसे ही वो टेबल के ऊपर आके खड़ा होता है तो वो समझ में आता है कि वो टेबल घूम रही है, लेकिन हाँ, तो अगर वो टेबल के बाहर की तरफ खड़ा रहेगा तो उसको लगेगा कि जो टेबल है वो गोल गोल घूम रहा है अंदर की तरफ। लेकिन अगर वो टेबल पे खड़ा होता है तो उसको फील होगा कि वो घूम तो रहा है लेकिन वो
सेंटर की तरफ ना घूम के सेंटर से बाहर की तरफ घूमता हुआ उसको फील होता है। इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है मशीन में जो कपड़े सुखाए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब मशीन में कपड़े सुखाए जाते हैं तो वो भी आपका सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व होता है। या फिर कपड़े सुखाए जाते हैं तो भी आप देखेंगे सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व होता है उसके टंकी के अंदर में। ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल। एक और आपको बताती हूँ। हम्म, हाँ, इसके अलावा इसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अगर कोई पर्सन या कोई साइकिल चलाने वाला पर्सन कॉर्नर से जब साइकिल को मोड़ता है, किसी मोड़ से साइकिल को मोड़ता है, तो वो सेंटर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। देखिए यहाँ पर जो ड्रॉ बना हुआ है, एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है और वो सेंटर की तरफ झुका हुआ है। यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक है आपका आर कॉस थीटा और एक है आपका एम जी। एक है आपका आर साइन थीटा, एक है आपका एम वी आर। सेंटर की तरफ घूम रहा है इसलिए उसको एम वी आर लिया गया है यहाँ पे। और इसका जो वेट है, टोटल वेट, वो नीचे की तरफ आएगा एम जी। ठीक है, इसे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड होना चाहिए, बट ये घुमा हुआ है, इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ना होगा कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आर साइन थीटा लिखेंगे बिकॉज ऑफ ये आपको परपेंडिकुलर के लिए है, और यहाँ पे आर साइन थीटा लिखेंगे बिकॉज ये पैरेलल के लिए है। हम्म, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका आर कॉस थीटा है वो एम जी के इक्वल होगा, और आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को रखने के बाद में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आई है, बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी, या थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगी tan इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर जी। उसके बाद देखिए एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है ना, या फिर वो झुके हुए किसी प्लेन पे होता है, तो उसका उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो लेट करेंगे, हमने एक ऐसी बॉडी ली है जो कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इक्वेट है, इक्वल है। ठीक है, और झुके हुए किसी प्लेन पे रखा हुआ है, तो उस बॉडी का मास m लेते हैं और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेंगे थीटा। यहाँ पे देखिए जिसका नॉर्मल रिएक्शन है आर, वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, वेट जो है एम जी नीचे की तरफ होगा, लेकिन यहाँ पे टू टाइप के वेट दिखाए गए हैं, एक आपका इस डायरेक्शन पे, एक आपका इस डायरेक्शन पे। एक्चुअल वेट यहाँ पे होगा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा, ये आपका एम जी, और यहाँ पर लेंगे आप एम जी साइन थीटा बिकॉज ऑफ ये आपका पैरेलल होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ में, और एम जी कॉस थीटा इस ऑब्जेक्ट के साथ में परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए आर जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, और एम जी साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शन के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे और डिवाइड करते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आती है एफ एस अपॉन आर,
जो कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो एफ एस अपॉन आर की प्लेस पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन थीटा, सॉरी एफ एस अपॉन आर की वैल्यू टेन थीटा आती है और एफ एस अपॉन आर की वैल्यू म्यू एस आती है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर म्यू एस की जो वैल्यू है वो टेन थीटा आती है। ठीक है, ये था आपका एंगल ऑफ रिपोज के लिए। कल से आप लोग एक काम करेंगे, जो भी आप लोग को डाउट होता है जिस भी टॉपिक में मेरे को पूछेंगे मैं वही आपको एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी डबल डबल।